repeating again, as per Maso compound is concerned, it is optically inactive due to internal compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. Maso compound and mirror image are identical and they are non-resolvable, but pair of enantiomer can be separated and they are resolvable. सर आप इंटरनल कंपेंसेशन एक बार वापस बता सकते हो? इंटरनल कंपेंसेशन मींस एक मॉलिक्यूल जितना डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा इनेंशियोमर, दूसरा इनेंशियोमर उतना ही लीवो कर देता है, तो सब मिला के कुछ मॉलिक्यूल्स को मिला के वो कंपनसेट हो रहा है, तो हम लोग उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोल सकते थे. इंटरनल कंपनसेशन मींस वे सपोज दो कायरल कार्बन है उसमें एक ही मॉलिक्यूल में, एक कायरल कार्बन लेट से जितना डेक्स्ट्रो रोटेट करता होगा, दूसरा कायरल कार्बन लेट से उतना लीवो रोटेट कर दे रहा है उसको, है ना. सो ओवरऑल मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना. ओके सर. अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा था कि जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव सेम सॉल्युबिलिटी, सो दे कांट बी सेपरेटेड इजीली, है ना. आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट कंफर्मली दे आर रिजॉल्वेबल. कैसे रिजॉल्वेबल हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, है ना, एंड देन यू कैन नोट डाउन आल्सो. फॉर एग्जांपल, लेट्स से इन गिवन वेसल, in a given vessel we have, it is COOH. let's say इस वेसल में मेरे पास यहाँ जो कंपाउंड है, it is same as COOH here, this is methyl, that is deuterium and it is H. बच्चे ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है? एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना. Now similarly, let's say we can have another compound here, this may be, let's say it is COOH, it is H here, this may be methyl and it is deuterium. अच्छा, दूसरा कंपाउंड भी एक्टिव है, and what is the relation between these two compounds? सर ये सर एक दूसरे के कन्फर्मर्स है. एक दूसरे के कन्फर्मर्स हैं. सही मेसो कंपाउंड से. क्या बात कर रहे हैं भाई, एक दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों एनेंशियोमर्स है. हाँ, तो दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ एनेंशियोमर है भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना. सो यू कैन से बोथ आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स. both are pair of enantiomers. अच्छा, if this pair of enantiomer is reacted with, let's say suppose this type of alcohol, this may be methyl, ethyl and H. suppose ये मेरे पास जो pair of enantiomers थे, नहीं, let's say मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ कि ये रेसमिक मिक्सचर या पेयर ऑफ इनेंशियोमर है. पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स. अच्छा, पेयर ऑफ इनेंशियोमर ने किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया है, तो यू कैन से इट इज ऑप्टिकली प्योर. ऑप्टिकली प्योर, या तो मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं या मैं ऑप्टिकली प्योर लेट से अमाइन से रिएक्शन करा सकता था. अच्छा, द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली प्योर इज या तो ये सिर्फ R है या ये सिर्फ S है. जैसे क्या है ये, अल्कोहल R है कि S है? सर S है. ये S है. सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो अल्कोहल है इट इज गोइंग टू बी S. ये एंटी क्लॉकवाइज है एंड द लीस्ट प्रायोरिटी लाइज ऑन वर्टिकल लाइन, सो इट इज S. ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसमें पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो S है और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो R है ना.
तो ये जो पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? लेट्स से इस वेसल में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इट इज डी, it is H here and Me and C double bond O. This will be methyl, ethyl and H. You will get this as one of the ester. You know ना, दोनों के रिएक्शन से, दोनों के रिवर्सिबल रिएक्शन से ड्यू टू लॉस ऑफ H2O. कुछ याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलके एस्टर बना सकते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है ना? हाँ सर. And another product may be, let's say, methyl, है ना? Another product जो इसका बनता है यहाँ, you can say it will be hydrogen here, it will be deuterium, this will be methyl, it is C double bond O, and it is O here, it is hydrogen, it is methyl and it is ethyl. ऐसे दो प्रोडक्ट बन जाते, और लेट्स से सपोज ये मैंने अलग वेसल में कलेक्ट किया है इस कंटेंट को, है ना? ये इस वेसल में प्रेजेंट है. तो ये जो एस्टर है, इस एस्टर में इफ यू सी, ये वाला कायरल कार्बन अभी भी S है, और ये वाला कायरल कार्बन S है, ये वाला कायरल कार्बन R है, और ये वाला कायरल कार्बन S है. तो ये जो एस्टर्स हैं उसमें क्या रिलेशन है? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर था, अल्कोहल सिर्फ प्योर एस था, इन दोनों एस्टर्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि एस एस का मिरर इमेज क्या बन जाना चाहिए था? आर आर. आर बनना चाहिए था सर. तो ये दोनों जो रिलेशन में है, दे आर पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ना. हाँ सर. ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, सो दे आर पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स. If they are pair of diastereomers, do you think they have different boiling point, they have different freezing point, they can have different solubility or something like this, है ना? तो इन pair Yes, of diastereomer को separate किया जा सकता है, हाँ सर. है ना? इन pair of diastereomer को separate किया जा सकता था such that ये वाला एस्टर आ जाता मेरे पास जिसमें S एंड S कॉन्फ़िगरेशन है, और एक दूसरे वेसल में मेरे पास एस्टर चला जाता जिसमें R एंड S कॉन्फ़िगरेशन है ना. सो दीज एस्टर कैन इजीली सेपरेटेड. तो बस इन एस्टर्स में, है ना, बस इन एस्टर्स में if you add water, so we know esterification reaction is found to be reversible. In presence of acidic medium, reaction will shift towards esterification, and on addition of water, reaction will give hydrolysis of ester. So point is, जैसी हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड किया होता तो शायद ये वाला कंपाउंड अलग हो जाता, और अगर हम लोगों ने वाटर इसमें ऐड किया होता तो ये वाला कंपाउंड अलग हो जाता ड्यू टू लॉस ऑफ H2O, and these two carboxylic acid will be separated and present in separate vessels on simply addition of water. Are you getting my point कि भाई कैसे मैं पेयर ऑफ इनेंशियोमर को सेपरेट कर सकता था? इनेंशियोमर का तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दे कांट बी सेपरेटेड इजीली. बट इफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर इज ट्रीटेड विद प्योरली, मतलब ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस, तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स मिल जाता.
डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, वो दो अलग अलग वेसल में हम लोग कलेक्ट कर लेते, और क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल था तो हम लोग और एक्स्ट्रा वाटर और डाइल्यूट करके ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है हम लोगों को, है ना। एक कार्बोक्सिलिक एसिड एस कॉन्फ़िगरेशन का और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉन्फ़िगरेशन का। सो हैव यू नोट डाउन दिस? तो ये समझ में आ रहा है किया क्या है हम लोगों ने? अमिताभ, समझ में आ रहा है किया क्या है? अमिताभ, तुम पढ़ रहे हो सामने कि नहीं? मेरा आवाज आ रहा है? आर्या, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। बड़े ये जो अभी लिखा है कि पेयर ऑफ एनंशियोमर्स आर रिजॉल्वेबल, ये समझ में आ रहा है क्या है? हाँ ना, तो किसी भी तो किसी भी मैं ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस से रिएक्शन करा दूंगा पेयर ऑफ एनंशियोमर का, जो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर बन जाता है, और वो रिएक्शन कराने के लिए मैं सुटेबल ऐसा रिएजेंट लूंगा कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, है ना। कोई भी ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एसिड एंड अल्कोहल से जैसे एस्टर बन गया था, कैन एनीबॉडी सजेस्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से ऐसा क्या बना होगा? सर एल्डोक्सिन। क्या क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन से ऐसा क्या बना होगा जैसे इसमें एस्टर बना था? तो उसमें अमाइड बन जाता, अमाइड है ना, सेकेंडरी अमाइड। हाँ सर, हाँ वही। और अमाइड में भी अगर हम लोग वाटर ऐड करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस वापस बन जाएगा, है ना। ठीक है सर। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखना कि रिजॉल्वेबल का मतलब ही है पेयर ऑफ एनंशियोमर्स, है ना। सपोज कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर रिजॉल्वेबल, सो रिजॉल्वेबल मींस पेयर ऑफ एनंशियोमर्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ सकते थे कि यहाँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है ना। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये जैसे लास्ट क्लास में दो चीजें हम लोगों ने समझी थी, एक पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। कुछ याद है लास्ट क्लास का, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री? हाँ सर। सही सिलेबस में नहीं है ना ये, हाँ, एज सच प्रिसाइजली सिलेबस में नहीं है, वो ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं था, बट थोड़ा बहुत एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम लोग जरूर पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्या है एक्सेस ऑफ सिमेट्री? आसान सा ये समझना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा नहीं है। मैं दो तीन एग्जांपल समझाता हूं, यू विल गेट इजीली। जैसा सपोज इफ वी हैव BF3 का मॉलिक्यूल, है ना, सपोज इफ वी हैव BF3 का मॉलिक्यूल, this fluorine going inside the surface of board and this fluorine coming outward, and this fluorine will be in the same plane as the plane of board, है ना, ये fluorine. So overall ये जो structure है, it is trigonal planar. Now if you rotate this structure by 360 degree about this axis, if you rotate this structure by 360 degree, so can you suggest me after which angle और कितने एंगल के बाद ये स्ट्रक्चर वापस से एक जैसा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा? उस एक्सेस के अबाउट डू यू थिंक हर 120 डिग्री के बाद हाँ सर ये एक जैसा सा स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, है ना, हर 120 डिग्री के बाद, है ना। So this molecule has this as C3 axis of symmetry. C3 axis of symmetry का नाम कुछ हम लोग ऐसा भी बोल रहे होते हैं, it has threefold axis of symmetry. Similarly,
if you rotate this molecule about this axis, ये कितनी बार एक जैसा दिखेगा मुझे? 360 डिग्री एक रोटेशन। बार दिखेगा। 360 डिग्री रोटेशन में कितनी बार एक जैसा दिखेगा मुझे? सर एक ही बार। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 2 बार दिखेगा ना। जैसे मैं उसको 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो जो फ्लोरीन बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर आ रहा है वो बाहर चला जाएगा। तो इट हैज C2 axis of symmetry means it has 2-fold axis of symmetry, है ना? It has 2-fold axis of symmetry. ऐसा ही कुछ तुम थोड़ा मुझे और बता सकते हो। लेट्स से इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेट्स से बेंजीन, है ना? इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक मेरे पास ये वाला एक्सेस है जिसके अबाउट मैं रोटेट कर सकता था इस मॉलिक्यूल को, एंड सिमिलरली एक लेट्स से मेरे पास ये वाला एक्सेस है जिसके अबाउट मैं रोटेट कर सकता था बेंजीन को। तो कैन यू सजेस्ट मी ये जो ब्लू वाला है वो हाउ मेनी फोल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री? सर C6। सर 6। तो ये है C6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और ग्रीन वाला क्या है? सर 2। ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ना? तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होने वाला है ना? अच्छा, इसमें हम लोग कुछ ऐसा भी बोल सकते थे, ओवरऑल if after 360 divided by n degree rotation, if after 360 divided by n degree rotation molecule is found to be same, अच्छा मॉलिक्यूल तो सेम होगा बट सेम दिख भी रहा है ना? देन इट हैज, कैन वी से CN एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना? इट हैज CN एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और जिस एक्सेस के अबाउट भी वी हैव मैक्सिमम फोल्ड ऑफ सिमेट्री, है ना? जिस एक्सेस के अबाउट भी वी हैव मैक्सिमम फोल्ड ऑफ सिमेट्री, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। Principal axis of symmetry means, let's say it is axis about which it has maximum fold of symmetry, maximum fold of symmetry। तो जैसा बेंजीन में कौन सा एक्सेस हैज प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री? सर C6 वाला, और BF3 में C3। ठीक। तो थोड़ा बहुत अब आइडिया लग गया है कि भाई ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है, C2 एक्सेस, C3 एक्सेस। We'll see couple of examples here। मुझे थोड़ा जल्दी बताना अब कि किसमें कौन सा फोल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये लिखा इतना? सर एक मिनट। So have you note down now?
Yes, sir. हाँ सर। ओके सो ऐसा बस तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मुझे बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन से एक्सेस के अबाउट कितना सिमेट्री है ना। जैसा सपोज इफ इट इज CH4 का मॉलिक्यूल, it is hydrogen here, it is hydrogen here, this hydrogen coming outward, and let's say this hydrogen going inside the surface of bone. So एक इसमें let's say ये वाला एक्सेस है, इसके अबाउट मैं मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकता था, और एक लेट्स से मेरे पास ये वाला एक्सेस है, मैं इसके अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकता हूँ। तो जो ग्रीन वाला एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो क्या है? ग्रीन वाला Sir, C3. ग्रीन वाला शुड बी C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और ये ब्लू वाला Sir, C2. ब्लू वाला शुड बी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। गुड है ना। सिमिलरली लेट्स से दिस इज नथिंग बट क्या है भाई, ये क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Sir, boat form. बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एंड सिमिलरली ये चेयर फॉर्म। हाँ, तो ये बोट फॉर्म में कौन सा सिमेट्री है? Sir, C2. बोट फॉर्म में तो आसान दिख रहा है, ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। और चेयर फॉर्म में C1, sir. है C1 कुछ नहीं होता भाई। Sir, C1 तो सिमेट्री नहीं है बेटा। कैन वी से ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो चेयर फॉर्म में इक्विवेलेंट है क्या? हाँ sir. अगर वो चेयर फॉर्म में इक्विवेलेंट है तो भाई ये आसानी से नहीं बोल सकते हम लोग कि C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें। है ना, तो उसमें C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है बच्चे, है ना। ठीक है सर। तो बोट फॉर्म में यू कैन से C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, चेयर फॉर्म में C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, एंड सपोज लेट्स से इफ यू सी सिंपल क्यूब, let's say if you see simple cube, here you can assume it is the solid cube, and suppose यहां और इस पॉइंट से यहां बाहर निकलेगा मेरे पास एक ये एक्सेस है जिसके अबाउट सिमेट्रिक है। क्या होगा ये सिमेट्री? सर C4। ये C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। और ऐसे कितने एक्सेस होंगे इसमें? सर 6। अबे हट सर 3। तो ऐसे इसमें 3 एक्सेस होंगे जिसमें C4 होगा, है ना। अच्छा, और भी कुछ है इसमें। सपोज इफ वी हैव लेट्स से दिस एक्सेस, थोड़ा ध्यान से देखना, ये गया एंड यहां से बाहर आया, इसके अबाउट कौन सा सिमेट्री है इसमें? सर C2। इसके अबाउट इसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ना। एंड सिमिलरली अब ये बताना तुम लोग मुझे, ये क्यूब डायगोनल, ये क्यूब डायगोनल के अबाउट कौन सा सिमेट्री है भाई? सर C4 है क्या? C3। ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है ना। और कितने होंगे ऐसे C3 एक्सेस वाले? सर 2। कितने क्यूब डायगोनल होंगे? 4। तो यहाँ 4 ऐसे C3 एक्सेस वाले सिमेट्री है ना।
तो आई होप एटलीस्ट एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या C2 है क्या C3 है, शायद सीख सकते हो तुम लोग, है ना, या शायद प्रेडिक्ट तो कर लोगे किसमें C3 एक्सेस है किसमें C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, लाइक दिस। ऑल्दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है ना, आई एम रिपीटिंग, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई कोरिलेशन नहीं है ना? मुझे इतना लिखा है तुम लोगों ने ये? सर 2 मिनट। So you can say excess of symmetry does not has any correlation with optical activity। अच्छा, कौन सी सिमेट्री का था ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? अदरवाइज वो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता तो पक्का पक्का कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, बट एक्सेस ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है ना। सर दो एग्जाम्पल देखो, मैं तुम लोगों को समझा सकता था, दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखना और समझने की कोशिश भी करना। Suppose this may be carbon bonded with carbon here. It is hydrogen. Here chlorine going inside the surface of board. And suppose this methyl coming outward. Another structure will be H going in the same plane. Chlorine going inside the surface of board. And this methyl coming outward। बच्चे इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री है कि नहीं है? सर है सर। कौन सा सिमेट्री है? सर पॉइंट, शायद अगर मैं ये प्लेन बोलूं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है शायद इसमें ना। हाँ सर। सर पॉइंट सिमेट्री नहीं है ना? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, प्लेन कैसे दिख रहा है अभी? एच बोर्ड के प्लेन में है, लेफ्ट में भी राइट में भी। सीएल प्लेन के अंदर जा रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। मिथाइल प्लेन से बाहर आ रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी, है ना। सो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्दो इट हैज 2 कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? सर इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड वी कैन से इट इज मेसो कंपाउंड। अच्छा, ऐसा ही मैं एक दूसरा एग्जांपल यहां देख लेता हूं। सपोज इफ इट इज हाइड्रोजन, इट इज कार्बन, लेट्स से क्लोरीन गोइंग इनसाइड द सरफेस एंड सपोज मिथाइल कमिंग आउटवर्ड, and it is same as hydrogen. Here you can assume methyl going inside the surface and chlorine coming outward. ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें? नहीं सर। नहीं सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, बट इफ यू सी दिस एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट अगर मैं उसको रोटेट करूं तो डू यू थिंक इसमें कुछ C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? जैसा राइट में जो मिथाइल प्लेन के अंदर था, अगर मैं उसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं
तो लेफ्ट में आके वो मिथाइल प्लेन से बाहर आता हुआ दिखाई देगा मुझे, है ना। और जो क्लोरीन प्लेन के बाहर था वो क्लोरीन प्लेन के अंदर चला जाएगा। सर अलोंग सी कार्बन कार्बन भी तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। नहीं होगा, क्योंकि उस कार्बन के 3 सब्स्टिट्यूएंट में एक H है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है। तो अगर मैं कार्बन कार्बन कनेक्टिंग लाइन के अबाउट रोटेट करूंगा तो मेरे पास 360 डिग्री रोटेशन के बाद ही वो एक जैसा दिखेगा, उससे पहले कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट So सेम। it has excess of symmetry. It has excess of symmetry, but it is found to be optically active. So I'm repeating again, excess of symmetry does not has any correlation with optical activity or inactivity. But plane of symmetry and center of symmetry has certainly has कि भाई अगर plane of symmetry या center of symmetry है molecule में, so molecule will be optically inactive. सर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है फिर? मत समझो अभी, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बट अभी नहीं समझो, वो सिलेबस में नहीं है, और अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट मैं बाद में पढ़ा दूंगा, है ना। ठीक है सर। बट इतना समझा है अभी तक, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है ना। लिखा है तुम लोगों ने ये? हाँ सर। हाँ सर। सो अब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे और शायद लेक्चर के एंड तक वो क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स से फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव फ्रॉम following compounds. Find out optically active from following compounds. That's the first one. मैं एकदम स्लो स्टार्ट करूंगा, बट नियरली 40-50 एग्जांपल्स हम लोग कर लेंगे। This may be first one as CH4, second one as let's say CH3, CHOH and COH. The common name of this acid is going to be lactic acid. That's the next one. It is hydrogen, another hydrogen and methyl. It is CH, Cl and CH3. Third, that's the fourth one is, it is COH, it is OH and OH and COH, H and H. And next one, let's say it is Me and Me, it is Cl and Cl, H and H. तो पहले ये 5 एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन आई एम रिपीटिंग अराउंड 50 एग्जांपल्स हम लोग को करने हैं वन बाय वन। यार अल्टीमेटली तो शायद मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करके देखना चाहिए हर एक का, और देखना चाहिए कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बट है ना, विदाउट लेट्स से यू कैन चेक मिरर इमेज, हम लोग मिरर इमेज के बिना भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता था, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता था। नाउ वी नो कि भी कुछ केसेस हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े,
If compound consists only one chiral carbon, it will be always optically active. If compound containing more than one chiral carbon and symmetry, so it can be meso also, है ना? ऐसा तुम लोग मुझे बता भी सकते हो यार, फर्स्ट वाला कंपाउंड एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव है। इनएक्टिव। CH4 में तो बहुत सारे प्लेन सिमेट्रिक हम लोग बना सकते थे और उसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं है ना? सेकंड वाला सर एक्टिव। एक्टिव सिंस इट कंसिस्ट ओनली वन कायरल कार्बन, तो अगर एक ही कायरल कार्बन है तो मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करके देखने की जरूरत भी नहीं है, इट विल बी एक्टिव। थर्ड वाला इनएक्टिव। इनएक्टिव सर। मतलब सर एक्टिव। सर एक्टिव है वो। ओनली वन कायरल कार्बन दिस, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक ही कायरल कार्बन है उसमें, है ना? अच्छा, फोर्थ वाला एक्टिव। ना, फोर्थ वाला अगर ध्यान से देखो, या तो मिरर इमेज ड्रॉ करके तुम लोग देख लो चाहो तो, या तुम लोग R एंड S कॉन्फ़िगरेशन से भी करके देख सकते थे। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने समझ भी रहे थे कि भाई अगर ये वाला जो कायरल कार्बन है वो R है कि S है, ग्रीन वाला कायरल कार्बन आर नहीं सॉरी एस एस। वो R है, OH का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन COOH, एंड देन नीचे वाला बल्कियर ग्रुप इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड ये वाला जो कायरल कार्बन है दूसरा वाला, वो क्या है? सर एस। वो वाला कायरल कार्बन S है। इसके मिरर इमेज में ये क्या बन जाता? ऊपर वाला S और नीचे वाला R। हाँ सर। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर मॉलिक्यूलर सिमेट्री है ना, अगर मॉलिक्यूलर सिमेट्री है तो RS एंड SR आइडेंटिकल होते हैं, है ना? या हम लोग चाहते तो यार देखो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करके यहाँ देख भी सकते थे। इसके मिरर इमेज में डू यू थिंक ये आ जाता COH, it will be OH and H, it will be H and OH, and it will be COH. And if you rotate this Fisher projection by 180 degree in the same plane of projection, वो इस पर सुपर इम्पोज हो गया था, है ना? So they are superimposable mirror image of each other. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव है। है ना, ये इनएक्टिव है, although it consists chiral carbon, so I can say it is the example of meso compound, है ना? तो वो एक meso compounds का भी एग्जाम्पल है ना? ऐसा फिफ्थ वाला बता सकते हो तुम लोग? सर एक्टिव। फिफ्थ वाला एक्टिव है। ये चाहते हो हम लोग RS से कर लें या मिरर इमेज ड्रॉ करके कर लें? जैसा ये यहां आ जाता S और ये वाला आ जाता S, तो यहाँ दोनों के दोनों कायरल कार्बन S एंड S हैं। अगर दोनों कायरल कार्बन S S हैं तो उसका जो मिरर इमेज होता वो R R हो जाता, एंड दिस कंपाउंड इज फाउंड टू बी एक्टिव। डू यू नो ये फोर्थ वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? फोर्थ वाला जो कंपाउंड था उसका कॉमन नेम, फोर्थ इज नोन एज टार्टरिक एसिड। ना जो फोर्थ वाला कंपाउंड है इट इज टार्टरिक एसिड, so you can say it is meso-tartaric acid, है ना? Since tartaric acid can be optically active also and it can be meso also depending on the orientation. So ये जो example है it is meso-tartaric acid, it will be optically inactive. Done? यस सर। Okay. तो ये तो 5 एग्जाम्पल हुए, और 5 हम लोग लिख लेते हैं साथ में, देखो, है ना? उनको ट्राई करना है। सो नेक्स्ट वन, लेट्स से सिक्स्थ एज इट इज COH, it is OH, it is H and OH and H and let's say COH.
Seventh, let's say it is methyl Cl and Cl. It is ethyl H and H. Eighth, it is COH. It is OH and H. It is COH, OH and H. Ninth, it is methyl, hydrogen going inside the surface of board. Same, it is methyl and hydrogen going inside the surface of board. So I can simply say ये वाला जो form है, it is cis. And 10, it is methyl and H. It is H and let's say methyl, and this structure is let's say trans. तो इन 5 में भी तुम लोग को बताना है कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। तुम लोग RS से भी कर सकते हो, तुम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजने की कोशिश कर सकते हो, और इवेंचुअली हर बार तुम लोग चाहो तो मिरर इमेज तो ड्रॉ करके देख ही सकते हैं। जब मिरर इमेज ड्रॉ करके देखना इज कि मैं मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मिरर इमेज ड्रॉ करके देखें हम लोग, है ना। सर सिर्फ फर्स्ट वाला एक्टिव है। सो फर्स्ट वाला 6th वाला एक्टिव है, ये तो इस बच्चे ने शायद सही बताया है। 7th वाला कोई दूसरा बच्चा बताएगा कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। 7th वाले में 2 कायरल कार्बन हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव, तुमने उसको इनएक्टिव क्यों बताया है? भाई इसमें अच्छा, हाँ ठीक है सर, 2 कायरल कार्बन है और सिमेट्री नहीं है इसमें। ऊपर मिथाइल है और नीचे इथाइल है। हाँ ठीक है सर। अगर ऊपर मिथाइल है और नीचे इथाइल है, सो इट विल बी कंफर्मली एक्टिव, है ना। 8th वाला एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव। क्यों? सर उसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। गधा मार खाएगा तू, है ना। ये हम लोग ने पहले भी समझा था कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो हम लोग 3D मॉलिक्यूल में देखते हैं, 2D प्रोजेक्शंस में नहीं, है ना। अच्छा, बिलीव मी, जो 6 and 8 है, जो 6th and 8th कंपाउंड है वो आइडेंटिकल है भाई, है ना। 6 and 8th कंपाउंड्स आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। चाहते तो हम लोग R and S कॉन्फ़िगरेशन से कर लें या एक दूसरे में कन्वर्ट कर लें। एक कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन सिखाया था तुम लोग को एक दिन। हाँ सर। न्यूमन प्रोजेक्शन से फिशर कैसे बनाना है और फिशर से न्यूमन कैसे बनाना था, है ना। हाँ सर। तो बेटा 6 and 8 आइडेंटिकल कंपाउंड है, तुम प्रोजेक्शन कन्वर्ट करके देखो तो ये भी एक्टिव ही है ना। तो फिशर को न्यूमन, न्यूमन को फिशर में कन्वर्ट कर लो, और 6 and 8 आइडेंटिकल कंपाउंड ही हैं। तो 6 अगर ऑप्टिकली एक्टिव था तो पक्का पक्का 8th भी ऑप्टिकली एक्टिव रहना चाहिए। और हम लोग उसको R and S से भी कर सकते थे, उसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी कर सकते थे। एनीवे, 9th क्या है, एक्टिव की इनएक्टिव? 9th तो आसान लग रहा है मुझे काफी। सर इनएक्टिव। इनएक्टिव है सर। 9th वाले केस में ऑब्वियसली ऑल्दो इट हैज कायरल कार्बन, बट ये वाला जो प्लेन होने वाला है वो शायद POS है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो इट इज मेसो एंड यू कैन से इट इज इनएक्टिव,
अच्छा, इसको ना देखो हम लोग आर एंड एस से भी कर सकते थे। आर एंड एस से कैसे हो सकता था कि ये वाला जो कायरल कार्बन है ना, ये वाला जो कायरल कार्बन है वो पक्का का एस है, और ये वाला जो कायरल कार्बन है वो पक्का आर है ना। तो वी नो अगर एक कायरल कार्बन आर है एक एस है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता था, है ना। ट्रांस एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव है क्यों? Active. कि उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री। उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। कौन सा पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो सकता है? कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है या ट्रायंगल के बीच में है? थोड़ा बताओ। ट्रांस की ऊपर की लाइन। ट्रांस के ऊपर की लाइन देखो हो ही नहीं सकता। ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस साइड तो ट्रायंगल है। अब ऐसा एक ट्रायंगल मेरा इसके अपोजिट साइड नहीं है ना भाई। हाँ सर। तो वो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। कुछ और बताओ कहानी। सेंट्रोइड। क्या? कुछ सेंट्रोइड? बेटा नहीं, सेंट्रोइड तो कोई बात नहीं। सेंट्रोइड तो पक्का नहीं हो सकता, है ना। जब कुछ भी कर लो इसका मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, और ये जो कंपाउंड है इट इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। सिस फॉर्म में मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री था और ट्रांसफॉर्म में मेरे पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, ये लिखा है सब। लेट्स से वी मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल, या इसी में 11th सपोज ये ऐसे लिखे भी हो सकते थे, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड सपोज क्लोरीन एंड क्लोरीन। 12th में दिस एग्जांपल मे बी रिटन एज 12th में दिस एग्जांपल मे बी ऑफ दिस टाइप। It is hydrogen and chlorine and it is chlorine and hydrogen. Thirteenth example may be it is chlorine and hydrogen and chlorine and hydrogen. 13th example. जो 14th एग्जाम्पल है फोर्टींथ में H and Cl and Cl and H। चलो ये चार तुम लोग पहले मुझे बताओ, है ना। 11, 12, 13, 14। You have to just suggest me उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर 11th और 13th इनएक्टिव है। 11th and 13th इनएक्टिव है। अच्छा 11th में भी 11th वाला एक्टिव है ना। 11th में मेरे पास 2 कायरल कार्बन है और इसमें भी ये वाला जो प्लेन होगा जो यहां से जा रहा होगा ये वाला प्लेन है ना। Could you try to just imagine ये वाला प्लेन, let's say इस प्लेन को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते थे। ये वाला जो प्लेन है, do you think ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? हाँ सर। H प्लेन के अंदर भी है और H प्लेन के बाहर भी है। Cl प्लेन के अंदर भी है और Cl प्लेन के बाहर भी है ना। तो ये जो सिस वाला मॉलिक्यूल है इट विल बी कन्फर्मली inactive as per this transform is concerned. It consists chiral carbon
but no plane of symmetry here, so it will be optically active. जो 13th बताओ यार, 13th एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव इनएक्टिव है। अच्छा 13th में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर, along the diagonal. हाँ along the diagonal obviously। जैसे अगर मैं ये प्लेन की बातें करूं जिसमें ये दोनों के दोनों क्लोरीन प्रेजेंट होंगे, है ना, ये दोनों के दोनों क्लोरीन जिसमें प्रेजेंट होंगे, ये शायद ऐसा डिवाइडेड होता हुआ दिखाई देगा, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। लेट्स से आधा पार्ट स्क्वायर का बाहर आता होगा प्लेन से और आधा अंदर जाता हुआ होगा, सो कंफर्मली इट विल बी इनएक्टिव। 14th वाला इनएक्टिव, इसमें भी सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता था इस टाइप का, है ना? ये वाला जो प्लेन है जो ऑब्वियसली यहां से जा रहा होगा, है ना, दिस प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता था इन विच ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा, लेट्स से कुछ ऐसा, है ना, ये प्लेन से बाहर आ रहा है ना, सो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड thus this compound is also inactive। ना थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना सीखो, सिंस इफ वी कैन आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ करने से बच पाएंगे, है ना? हैव यू अंडरस्टूड कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है इन सब में? सर 14th में पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 14th में मेरे पास POSB है और 14th में मेरे पास COSB है ना? ऑब्वियसली ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना? वैसे ये एग्जांपल समझे तुम लोगों ने? हाँ सर। ओके सो Sir. नेक्स्ट। हाँ सर 13th और 14th में कायरल कार्बन ही नहीं है ना? बिल्कुल कायरल कार्बन ही नहीं है इसमें, है ना? हम लोग समझेंगे कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है ना, देखेंगे ऐसा, बट एनीवे दे हैव सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है, तो पक्का इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट लेट्स से 15th example. This is, let's say, NH and CO. This can be NH and CO. Suppose methyl coming outward, hydrogen going inside the surface. Methyl coming outward and hydrogen going inside the surface. Same 16th. एंड मिथाइल, है ना? सो सिंपली यू कैन से ये वाला जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला, यू कैन से ये सिस है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांस है। यू कैन ड्रॉ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप। लेट्स से इट इज NH एंड CO, ये है CO and NH, this methyl and let's say hydrogen here, this methyl and hydrogen, ये let's say 17th example and same as 18th, ये NH and CO, it is CO and NH, methyl and hydrogen here, and it is hydrogen and methyl here.
So 15, 16, 17th, 18th. So In 15 और 18 inactive है. हाँ, इसे 50 इन सब में भी ये मैं बोल सकता था सिस है और ये मैं बोल सकता था ट्रांस. इसमें से कुछ इनएक्टिव है और इसमें से कुछ एक्टिव है. इसमें से कुछ एक्टिव है और कुछ इनएक्टिव है ना. जैसा 15th एक्टिव है कि इनएक्टिव है. They're inactive. इनएक्टिव है. कुड यू आइडेंटिफाई कि इसमें शायद ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है ना. इसमें ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता था. इस प्लेन के बाहर NH है और अंदर झाकेंगे प्लेन के पीछे तो भी NH है. प्लेन के बाहर CO है और अंदर भी CO है ना. सो इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. 16th में क्या है, एक्टिव के इनएक्टिव? Sir, active. इनएक्टिव है सर. 16th में भी यही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता था भाई. इसमें क्या परेशानी है ना. बेटा ये प्लेन जो यहां से जा रहा होगा, जो बीच से डिवाइड कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, है ना. सर पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी है ना. इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है ना. सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए अगर यहाँ CO था तो यहाँ भी CO होना चाहिए था अपोजिट, है ना. हाँ तो सर. सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो 15th में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 16th में प्लेन ऑफ सिमेट्री है. सो 15th इनएक्टिव है. So 15th is found to be inactive. 16th is found to be inactive. 17th? Sir, active. Active. 17th में ऐसा कोई सिमेट्रिक नहीं है. So 17th एक्टिव है. उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, है ना. 18th? Sir, inactive. क्यों? Sir, इसमें center of symmetry है. हाँ, इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता था. ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी समझा था, है ना. ये NH एंड ये NH सेम. अगर यहाँ मिथाइल है तो उसके 180 डिग्री पे भी मिथाइल है, और यहाँ अगर हाइड्रोजन है तो उसके 180 डिग्री पे इधर भी हाइड्रोजन है. So it has center of symmetry, so you can say it is meso compound and it is found to be inactive. शायद थोड़ा और पहचानना तुम लोग को आ गया है कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना, या सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो हर बार शायद मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना. अच्छा, ये जो बोर्ड पे एग्जांपल्स लिखे हैं वो क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी, है ना. सर अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब 7th में एक डाउट था, वो पूछना भूल गया मैं. नहीं अभी नहीं ना लेकर. ठीक है सर. 7th क्या था भाई? 7th तो हटा दिया मैंने, है ना. इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी? नहीं सर. Okay, so next example, let's say 19th
it is Cl and H, double bond Cl and H. Another compound may be, let's say, Cl and H here, and it is H and Cl here. Same 21, it is Cl and H here, double bond C and Cl and H here. So let's say 19th, 20 and 21. पहले तुम लोग 19th में बताओ मुझे। 19th एक्टिव, सर इनएक्टिव क्यों है इनएक्टिव? इनएक्टिव है ना? POS है अच्छा, इसमें POS है। कौन सा POS है? सर, C डबल बॉन्ड C के बीच वाला प्लेन। हाँ, और 20 में क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री सर। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है 20th में? सर हाँ, नहीं है सर। अच्छा, कैन वी से 19th एंड 20th जो कंपाउंड्स हैं, दे आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ये प्लेनर है मॉलिक्यूल्स 19th एंड 20th? हाँ सर। तो अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो डू थिंक ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता। हाँ सर। जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही मेरा POS हो जाएगा, है ना? सो यू कैन से ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल will be optically active or inactive? Inactive. So all planar molecule will be optically inactive. है ना? सारे के सारे जो प्लेनर मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। 21, if you remember 21, ये हम लोग लास्ट क्लास से भी समझ रहे थे कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, सच दैट ये ओड नंबर कार्बन एलीन है ना। कुछ याद है ऐसा? हाँ सर। अच्छा, इसमें अगर मैंने यहां मिरर लिया होता, हम लोग चाहते तो इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर सकते थे। ऐसे अगर यहां मिरर लिया होता तो दिस Cl गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड एंड दिस H कमिंग आउटवर्ड, इट इज डबल बॉन्ड C और ये Cl आ जाता और ये H आता इन इट्स मिरर इमेज। ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? सर नॉन सुपर इम्पोज। हम लोग इसको कैसा भी घुमा के देख सकते हैं ना, कैसा भी। जैसा अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर दिया, है ना, इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो Cl जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा इन द सेम प्लेन एंड H। तो एटलीस्ट मुझे देखो इतना हाफ तो सुपर इम्पोज होता हुआ दिखाई दे रहा है कम से कम, है ना। अगर उसको मैंने 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इतना हाफ सुपर इम्पोज हो जाएगा। जो मिरर इमेज में क्लोरीन राइट में है वो इधर लेफ्ट में चला जाएगा और H जो राइट में है वो भी लेफ्ट में आ जाएगा। बट जैसे ही उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये वाला क्लोरीन जो प्लेन के अंदर था वो कहाँ आएगा 180 डिग्री रोटेशन पे? सर बाहर आएगा ना, बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्लोरीन कहाँ था? प्लेन के अंदर था, है ना। तो कैसे भी कर ले हम लोग 180 डिग्री घुमा ले, कुछ भी कर ले, ये दोनों जो मिरर इमेज है वो एक जैसे से नहीं होने वाले हैं कभी भी, है ना। So they are non-superimposable mirror image of each other, and thus they are found to be optically active, or this compound is found to be optically active. ये जो 21 वाला एग्जाम्पल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
21 वाला जो एग्जाम्पल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए 21 के लिए। 21 कंसिस्ट हाउ मेनी कायरल कार्बन? सर है ही नहीं ना। 21 में कोई कायरल कार्बन नहीं है ना। सो यू कैन से ऑल्दो given compound does not consist any chiral carbon, but molecule is found to be chiral. So although given compound does not consist any chiral carbon, but molecule is found to be chiral. तो chiral carbon का होना जरूरी नहीं है ना chiral molecule होने के लिए। एक स्टेटमेंट और लिख सकते थे तुम लोग क्या कि given compound, अच्छा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता था कि नहीं होगा इसमें 21 में? नहीं होगा सर। तो गिवन नहीं होगा सर। compound does not exhibit GI geometrical isomer, but it exhibit optical isomer। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होगा, बट इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है ना। इसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं। Here let's say another example, if it is Cl and it is H, double bond C, double bond C, double bond C, Cl and H। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है। We know this compound is found to be planar, और अगर ये प्लेनर है तो दिस कंपाउंड विल बी कंफर्मली ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं, ये पक्का पक्का इनएक्टिव है। 22 के बारे में कुछ और भी अच्छी बातें हम लोग बोल सकते थे कि गिवन कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट। क्या एग्जिबिट नहीं करेगा ये? ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, है ना। तो डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट इट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें सिस एंड ट्रांस होगा। जैसा ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये सिस है कि ट्रांस है? सिस। ये सिस ड्रॉ किया हुआ है ना। Cl सेम साइड पे है और H एंड H सेम साइड पे है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में ऑप्टिकल होता है उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, और जिसमें ज्योमेट्रिकल होता है उसमें ऑप्टिकल नहीं होगा, है ना। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है बच्चे, है ना। Let's say you can just see another molecule here. Let's say 23. If it is hydrogen, it is hydrogen here, and let's say hydrogen going
inside the surface of board and this hydrogen coming outward. ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? So inactive. 23rd है ना, although it is non planar but इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन ही है ना, so it is going to be inactive. 23 है ना. अब थोड़ा और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करना तुम लोग यार. सर 23 का एक बार और समझाइए ना प्लीज. 23 में तो मिरर इमेज बना के देख लो, सुपर इम्पोज कर ही जाएगा क्योंकि ये भी H है और ये भी H है. तो जब तुम मिरर इमेज बनाएगा और रोटेट करेगा 180 डिग्री से तो पक्का पक्का सुपर इम्पोज कर जाएंगे. ये HNCl HNCl था तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा था. हाँ सर. Same, let's say 24th. In 24th, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है ये 25 ये ऐसा है एंड 26 फिर से ऐसा है. 24, 25, 26. Sir inactive, active और inactive. हाँ वैसा ही आंसर है, बाकी सब बच्चों को भी दिखना चाहिए यार, वैसा है ना. 24th इनएक्टिव है, 25 एक्टिव है और 26 इनएक्टिव है. सो ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव और 26 एक्टिव है. हम लोग कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी शायद पढ़ रहे थे यार, जैसा इन 24th ये सिचुएशन इफ यू रिमेम्बर कुछ ऐसा होने वाला था. बॉन्ड कमिंग आउटवर्ड गोइंग इनसाइड द सरफेस, this coming outward and this going inside the surface. So this may be suppose methyl and methyl, it is hydrogen and hydrogen है ना. तो ये एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? 24th इनएक्टिव, क्योंकि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी. 25 में इफ यू रिमेम्बर बोथ रिंग्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना. ये दोनों के दोनों जो रिंग है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले थे. एंड दिस है ना, तो यहाँ शायद ऐसा होना था मिथाइल एंड H एंड लेट्स से H एंड मिथाइल हेयर. तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 25 है इट इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 21 है ना, कि अगर वो एक प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, तो वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता था. और 26 में ये वापस से मिथाइल मिथाइल सेम प्लेन में आ जाएंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. Have you understood 26 example? Yes sir. पक्का? किसी बच्चे को डाउट हो तो डिस्कस कर लो. तो ये बच्चों की मैं आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाता हूँ. ऑस्टिन, जन्मे, सटसिल, अक्षत, तनिष्क. मुझे समझ में नहीं आता ये लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं इस दुनिया में, है नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर है, क्या है भाई, सब बोलते ही नहीं है बच्चे. सो तनिष्क, आर यू देयर? यस सर. ओके, तो सेटसिल का तो माइक काम नहीं कर रहा है शायद, इसलिए नहीं बोल पा रहा है. चलो
जन्मे का भी माइक काम नहीं करता, इसलिए बेचारा नहीं बोल पाता है। ओके, और किसका माइक काम नहीं कर रहा है भाई? ये बच्ची तो एकदम खामोश है भाई। ईशा कुलकर्णी, ईशा आर यू देयर? यस सर। ये तुझे समझ में आता है ये सब जो पढ़ाया जा रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो जो नहीं समझ में आएगा वो डाउट पूछना भी है ना? हाँ सर। हाँ। सिद्धांत सक्सेना, बेटा तुम्हारा माइक चलता है नहीं? सिद्धांत। सर अमिताभ का माइक नहीं चला, वो बोल रहा है कि आप चैट चेक कर लो, वो आंसर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सिद्धांत तुम्हारा माइक चल रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो तुम डाउट पूछते नहीं हो, बिल्कुल चुप बैठे रहते हो हमेशा। डाउट डिस्कस करना है थोड़ा थोड़ा, है ना? यस सर। So let's say next example is let's say 27th एग्जाम्पल। ये तुम लोग मुझे बता सकते हो, ये तो शायद आसान है भी। जैसा सपोज इफ इट इज Cl and H, if it is Cl and H, and let's say this Cl coming outward and this hydrogen going inside the cell. Same 28. यस, जो डैश होता है वैज जो है वो कमिंग आउटवर्ड है और डॉटेड लाइन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड है। ओके, तो मुझे 27th एंड 28th बताओ, कौन एक्टिव कौन इनएक्टिव, दोनों एक्टिव दोनों इनएक्टिव, समथिंग लाइक दिस। सर फर्स्ट वाला एक्टिव है। फर्स्ट वाला एक्टिव है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वाला जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में है ना? आई एम रिपीटिंग, जो हाइड्रोजन क्लोरीन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 21, है ना? सर सेकंड वाला भी एक्टिव है। सो 27th इज फाउंड टू बी एक्टिव एंड 28th में भी ये जो दोनों के दोनों रिंग हैं बच्चे वो एक प्लेन में नहीं होंगे, है ना? जैसे ये वाला जो रिंग होगा दूसरा वाला वो कुछ देखो इस टाइप का होना चाहिए, दिस ऑक्सीजन गोइंग इनसाइड द सरफेस, और ये प्लेन से बाहर आ रहा है ना? तो 27th एक्टिव है, 28th एक्टिव। आदर्श हम लोग मिरर इमेज को 90 डिग्री रोटेट भी कर लेंगे, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके सिमिलर हैं? सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 21 जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? हाँ बेटा, 25 में भी वही केस है। 25 में भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो 25 में भी अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है तो 21 जैसा ही हो जाएगा उसमें भी, है ना? तो ये तो कंफर्म है कि अगर रेफरेंस ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पक्का वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है ना? तो ये 27th एंड 28th समझना थोड़ा सा। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को आया है ना? हाँ सर। ओके, यस सर। लेट्स से 29th। थोड़ा ये ध्यान से देखना, तुम लोग शायद बता सकते हो अब तो आसानी से। लेट्स से बेंजीन, इट इज अनदर बेंजीन है यार, it is chlorine and bromine, it is chlorine and bromine,
जो 30th वाला एग्जाम्पल है, इट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन, it is chlorine and bromine. सर 29 इनएक्टिव है। 29 इनएक्टिव है, 30 वाला एक्टिव है। एक्टिव है। 29th inactive है, as it will be planar structure, है ना? हाँ सर, रेजोनेंस। और ये एक्टिव है क्योंकि ये ड्यू टू SIR है ना, ड्यू टू SIR ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, है ना? हम लोग बोल रहे होते थे इसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR। सो 30th वाला एक्टिव है और 29th वाला इनएक्टिव है। थर्टी वन अच्छा, डू यू थिंक जो मिडिल वाला रिंग हो सकता था वो बाकी दोनों से परपेंडिकुलरली बाहर हो सकता था? हाँ सर। मैं ये ड्रॉ करता हूं, तुम लोगों के लिए अच्छा स्ट्रक्चर में पहले ड्रॉ करके देता हूं, लेट्स से, है ना? सो यहाँ आयोडीन गोइंग इनसाइड द सरफेस एज दिस डॉटेड लाइन एंड दीज आयोडीन फर्दर कमिंग आउटवर्ड। मीन्स ये जो मिडिल वाला रिंग है ना, जो मिडिल वाला रिंग है वो परपेंडिकुलर है। यहां आ गया क्लोरीन एंड यहां सपोज ब्रोमीन, यहां क्लोरीन और यहां ब्रोमीन। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड रिंग है, जो फर्स्ट एंड थर्ड रिंग है वो सेम प्लेन में है ना? एक में और एग्जाम्पल यहां लिख लेता हूं अपार्ट फ्रॉम 31। सर 31 में मिडिल वाले रिंग में रेजोनेंस कैसे होगा? नहीं, मिडिल वाला रिंग आपस में तो रेजोनेंस करेगा ना, वो दूसरे रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंडिविजुअली एक रिंग तो एक प्लेन में है ही ना। भाई जो मिडिल वाला रिंग है वो बोर्ड के प्लेन से बाहर है, हाँ बट ठीक है बोर्ड सर। के प्लेन के बाहर एटलीस्ट वो तो अपने आप तो एक ही प्लेन में है। So this will be chlorine and it is bromine, and let's say it is bromine and let's say it is chlorine. Can you suggest me what is the relation between example number 31 and 32? क्या रिलेशन क्या है 31 and 32 वाले एग्जाम्पल में? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर से ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो फर्स्ट को 31 को मुझे क्या नाम देना चाहिए? सिस की ट्रांस। सिस। 31 वाला जो एग्जाम्पल है वो सिस है और 32 वाला एग्जाम्पल जो है वो ट्रांस है। कैसे समझ सकते थे कि यहाँ ब्रोमीन एंड ब्रोमीन सेम साइड पे है ना, एंड क्लोरीन सेम साइड पे है, तो ये सिस है और 32 वाला ट्रांस है। इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव थोड़ा बताने की कोशिश करो। सर 31 इनएक्टिव है। सर 31 एक्टिव है। 31 एक्टिव है? नहीं सर, इनएक्टिव। अच्छा, और 32? सर ये भी एक्टिव है शायद। भाई देखो, ध्यान से देखो, इसमें ये भी इनएक्टिव है सर दोनों एक ही प्लेन में और इसमें ये भी इनएक्टिव है, क्योंकि ये जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड का ही प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा।
भाई जो फर्स्ट वाला रिंग है और थर्ड वाला रिंग है वो तो पूरी तरीके से बोर्ड के प्लेन में ही है। जो फर्स्ट वाला रिंग है और थर्ड वाला रिंग है वो तो बोर्ड के प्लेन में ही है, उसके तो एटम्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो मिडिल वाला रिंग है वो आधा प्लेन के अंदर और आधा प्लेन के बाहर है। तो जो बोर्ड का ही प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है इस वाले केस में। तो मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। इसमें बोर्ड का प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोगों को और अभी ट्राई करना है, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। देखो भाई मैं ना, ध्यान से देखना अभी। नाउ सपोज ये 33 एंड 34, 33 एंड 34 में बस मैंने क्या चेंज किया है, सपोज यहाँ आयोडीन आयोडीन और साथ में यहाँ NO2 एंड NO2 अनदर बल्कियर ग्रुप, एंड सेम यहाँ भी NO2 एंड NO2 अनदर बल्कियर ग्रुप। अभी भी ये सिस है और ये ट्रांस है। 33 एंड 34 या मैं इसमें थोड़ा सा बैटर चेंज करने के लिए सोच सकते थे, या ये चेंज भी अच्छा ही है। चलो है ना, चलो ये बताओ है ना, 33 एंड 34 इसमें से कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, या दोनों ही इनएक्टिव है, कुछ भी ऐसी कहानी? सर दोनों एक्टिव है। दोनों एक्टिव हैं, झूठ ना बोलो ना लाइक। 33 इनएक्टिव और 34 एक्टिव। यस है ना, 33 इनएक्टिव है क्योंकि 33 में जो ये वाला प्लेन है, ये जो वर्टिकल प्लेन तुम लोग इमेजिन कर सकते हो बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये देखो इसमें आसानी से POS हम लोग देख सकते हैं। क्लोरीन एंड क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में ही है, आयोडीन इधर भी है आयोडीन उधर भी है अंदर, NO2 इधर भी है NO2 उधर भी है, ब्रोमीन इधर भी है ब्रोमीन उधर भी है। तो as per 33 is concerned, it is found to be inactive। और ऐसा कोई प्लेन 34 में है, ऐसा कोई प्लेन हम लोग 34 में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो 34 है वो एक्टिव है। तो यहाँ 33 इनएक्टिव था एंड 34 एक्टिव था। ये लिखा है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा और डिफरेंस यहाँ करने वाला हूँ, वो भी ध्यान से देखना। लेट्स से दिस इज 35th एग्जाम्पल एंड 36th एग्जाम्पल। ये भी ध्यान से देखने की कोशिश करना है ना। रुको, कुछ मैं चेंज करूंगा इसमें। तो यहाँ लेट्स से अभी यहाँ आयोडीन है और यहाँ NO2 है, यहाँ आयोडीन है और यहाँ NO2। सर दोनों इनएक्टिव है। यहाँ NO2 है ना। ध्यान से देखो, उसमें एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है ना। सर दूसरा वाला Sir, inactive है। 36 inactive
36 क्या है? 36 inactive. हाँ, क्यों है 36 इनएक्टिव? Center of वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? और सो इट इज 35 वाला active इनएक्टिव और ये वाला एक्टिव है। जो 36 है, 36 में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसमें COS है ना, ये वाला सेंटर है ना, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, वहां भी NO2, इधर भी NO2, यहाँ मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें, है ना 36 में। 35 में ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझा है बच्चे ये वाला? बच्चों, have you understood this example? Yes, sir. Okay. So 37th, it's in 37th. ना ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रिज्मेन। ये कहीं पहले भी पढ़ा था ना हम लोगों ने, प्रिज्मेन। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इस प्रिज्मेन में यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। Si38 एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है। 39th this is one of the chlorine here and another chlorine है। तो इसमें कोई तो एक्टिव है और कोई इनएक्टिव है ना? सर 39 वाला एक्टिव है क्या? हाँ, 39th वाला एक्टिव है। 37 और 38 में क्या है? इनएक्टिव है। 37 इनएक्टिव है। 37 इनएक्टिव है। अच्छा, और उसमें 38 इनएक्टिव है। देखो ये वाला जो प्लेन होगा है ना, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें 37th में, है ना। और 38th में भी ये वाला जो प्लेन है ना, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता शायद, है ना, ये वाला प्लेन। सो 36 में एज वेल एज 38 में वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो 37th इनएक्टिव है, 38th इनएक्टिव है, 39th एक्टिव। मुझे इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? नहीं सर। Okay, let's move to 40th example. जैसे उसका नाम प्रिज्मेन है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? क्यूबेन। क्यूबेन।
है ना, जैसे उसका नाम प्रिज्मेन था, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूबेन। नाउ इस क्यूबेन में सपोज यहां ब्रोमीन है, इसमें यहां सपोज ब्रोमीन है, और यहां सपोज क्लोरीन है। 41 इज सपोज यहां मेरे पास फ्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है। 41 यू कैन जस्ट ट्राई टू सजेस्ट मी इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहला इनएक्टिव और दूसरा एक्टिव। हाँ वैसा ही है, थोड़ा सा ना देखो ऐसा समझ भी सकते हो यार इसको, ऐसा एज पर दिस क्यूबेन इज कंसर्न, कैसे आसानी से देख सकते हो क्यूबेन में, है ना, जैसे आसानी से इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हो। जैसा क्यूबेन में सपोज ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द क्यूब, डू यू थिंक सेंटर ऑफ क्यूब में कुछ ऐसा इमेजिन कर सकता था कि ये इस टाइप के टेट्राहीड्रल का सेंटर है? ऐसा कुछ टेट्राहीड्रल इमेजिन कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर। तो अगर मेरे पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, so do you think it is something very similar to chiral carbon? यस सर। है ना, मेरे पास अगर यहाँ 1 2 3 एंड 4 ये चारों सब्स्टिट्यूएंट अगर मेरे डिफरेंट हो जाए तो ये कायरल कार्बन जैसा हो जाएगा, है ना। जैसा 41 में एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ, फ्लोरीन, एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन, है ना, कुछ नहीं मेंशन है। तो इसमें तो चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और इसलिए ये जो 40 वाला है इट इज फाउंड टू बी इनएक्टिव। जैसे 40-41 समझा? हाँ सर। लिखा भी है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वन लेट्स से। हाँ बोलो सर, आपने पिछले पेज पे वो जो तरीका बताया वो फुल प्रूफ नहीं है ना? क्यों? उसमें अगर बोलो बोलो। ठीक है सर। भाई ये जो क्यूब है बाकी तो सिमेट्रिक है, ये जो क्यूब है बाकी तो पूरा सिमेट्रिक है। हाँ तो, सर। तो अगर मैं ये सब हटा दूं यहाँ ऐसा, तो मेरे पास यहाँ ये कुछ ऐसा बच जाता बस, है ना, इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे। हाँ सर। तो अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर मैंने इसमें ये लगा भी दिया पूरा वापस से, है ना, सिमेट्रिक, है ना, हाँ तो पूरा सिमेट्रिक मैंने पोर्शन लगा भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो सुपर इम्पोज हो जाएगा सिमेट्रिक वाला। ठीक तो है सर। कायरल वाला अनसिमेट्रिक रहेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा। हाँ सर ठीक है। नाउ ऐसा ही लेट्स से 42 एंड 43। 42 में थोड़ा ध्यान से देखना, फिर डायग्राम ड्रॉ भी करना, थोड़ा सा गंदा है डायग्राम। क्या है ये? चेयर फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
अच्छा, तो इसका ये वाला एक्सियल पोजीशन, ये वाला एक्सियल पोजीशन और ये वाला एक्सियल पोजीशंस, देखा तीनों एक्सियल पोजीशंस। अब यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन ये सबके सब एक्सियल पोजीशन भी यहां जाके मिल गए। अच्छा, कितने चेयर फॉर्म दिखने लगे अभी? 2 2 अब 3 दिखने लगे होंगे शायद, है ना? सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एडमेंटेन, है ना? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एडमेंटेन, है ना? थोड़ा चेयर फॉर्म बनाए और उसके 1, 3, 5 एक्सियल पोजीशंस को फिर से ऊपर जाके कंबाइन कर लिया, है ना? तो जो एडमेंटेन है, इट इज फाउंड टू बी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और देखो इसमें भी हम लोग यहाँ देख सकते थे कि सपोज 42 वाले एग्जाम्पल में, 42 वाले एग्जाम्पल में सपोज अगर मेरे पास यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और सपोज यहाँ क्लोरीन है, एक ऐसा है 42, एंड सिमिलर टू दिस लेट्स से 43, सो 43 वाला एग्जाम्पल में भी सपोज यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, और लेट्स से यहाँ फ्लोरीन। इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता था और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता था? तो फर्स्ट वाला इनएक्टिव होगा, है ना, फर्स्ट वाला इनएक्टिव। अगेन यहाँ भी देखो ऐसा इमेजिन कर सकते हो यार तुम लोग, ये यहाँ जो सेंटर है उससे ये सब ऐसा टेट्राहेड्रल इमेजिन कर सकते हो। ना, यहाँ भी कुछ ऐसा हम लोग टेट्राहेड्रल इमेजिन कर सकते हैं, है ना? So this is going to be inactive and this will be active. सर ये किसी ना किसी सिमेट्री एलिमेंट के वजह से ही हो रहा है ना? हाँ ऑब्वियसली बेटा। सर ये हम लोग अप्रोच तभी ले पा रहे हैं जब एडमेंटेन पूरी तरह से खुद सिमेट्रिक सा है ना। ठीक है सर। और 3 चेयर स्ट्रक्चर कैसे बने? क्या बात कर रहे हैं यार, दिख तो रहा है ना 3 के 3 चेयर ना, लाइक बाद में देखना है ना सर 4 है ना? हाँ, तो सब मिला के तो 4 चेयर है इफेक्टिवली, यस है ना। मतलब फोर्थ अपने आप ही बन जा रहा है जैसे 3 बनाएंगे, है ना। हाँ सर। यार इसके बेस पे ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल का एक शीट मैं तुम लोग को आज करने के लिए दूंगा, जैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला शीट नहीं दिया था बड़ा सा। हाँ सर। ऐसा इसके लिए भी कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, तो शायद और प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। इतना किया है तुम लोगों ने, लिखा है? नहीं सर, 2 हाँ मिनट। सर।
अभी लिखा है? यस, मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे, तुम लोग लिखते हो। सो 44, मैं थोड़ा आसान चीज देने की कोशिश करता हूँ, रुको ना। 44th में सपोज इफ इट इज नाइट्रोजन, इट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मिथाइल एंड इथाइल, एंड लेट्स से क्लोराइड आयन, है ना। ये ऐसा कैटायन है और साथ में एनायन है। 44 is S double bond O, methyl and ethyl. Let's say ये 45 था, so ये 45, let's say 46 is suppose P double bond O, it is OH, it is hydrogen, and it is O minus and Na plus. 46th, let's say 47th, सल्फर पे सपोज इट इज मिथाइल, इथाइल H and sulfur having positive charge. सर 44, 45, 46 एक्टिव है। हाँ बच्चे, जिन बच्चों का लेक्चर है चाहे तो बच्चे लीव कर सकते हैं, कोई स्कूल या कुछ और लेक्चर है तो, है ना। ठीक, सो 45, 46, 47, 44 क्या है बेटा, एक्टिव की इनएक्टिव? सर एक्टिव। So जो 44th है, it is confirmly active as it consists chiral nitrogen, है ना। 45 सर एक्टिव। वो भी एक्टिव है क्योंकि उसमें भी chiral सल्फर है। सल्फर हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो, है ना। तो उसके चारों डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट है। 46th में क्या है? Inactive. 46 is confirmly inactive क्योंकि ये सिमेट्रिक हो जाएंगे रेजोनेंस की हेल्प से, है ना। अच्छा 47th, 47th में we have one lone pair remaining here, so ये confirmly हो जाता ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। 47, so 44 एक्टिव है, 45 एक्टिव है, 46 इनएक्टिव है एंड 47th एक्टिव है। Similarly, let's say 48th. Forty-eighth example is nitrogen having lone pair of electron. It will be hydrogen. Let's say methyl going inside the surface of board, and this ethyl is coming outward. हाइड्रोजन है, मिथाइल है एंड इथाइल है। लेट्स से इस टाइप का अमाइन है ना। अच्छा ये एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव रहेगा? 48 एक्टिव। एक्टिव रहना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कायरल नाइट्रोजन है। अच्छा हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऐसा क्यों है हम लोग समझेंगे, है ना। जैसा सपोज here you can assume it is compound A in which nitrogen is found to be sp3 hybridized. It remain in equilibrium with let's say यहाँ हाइड्रोजन है,
this methyl going inside the surface of board and this ethyl coming outward. ये नाइट्रोजन लेट्स से यहाँ प्लेनर बन गया है और इसमें यहाँ ये ऑर्बिटल है जो प्योर p ऑर्बिटल है having lone pair of electron. So this intermediate is let's say B, and in this case this nitrogen is found to be sp2 hybridized. ये फर्दर कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से हाइब्रिड. It is hydrogen, this methyl going inside the surface, and let's say this ethyl coming outward. यहाँ let's say C है और ये जो C है वो वापस से बन गया है sp3 hybridized. MS चौहान जो बुक है उसमें इसके बेस पे क्वेश्चन भी है कि on this axis let's say if we have potential energy, on this axis if we have reaction coordinate, so ये जो typical energy diagram है वो कुछ ऐसा है ना. यहाँ A का potential energy, यहाँ C का potential energy और यहाँ let's say B का potential energy. So what is the relation between A and C? enantiomers. A and C pair of enantiomer है ना. So A and C are pair of enantiomers. A and C pair of enantiomer है और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करने वाला है यहाँ. दोनों में से स्टेबल कौन सा है. A और C दोनों इक्वली स्टेबल है यार, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 होगा. सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज racemic mixture. It always exists as racemic mixture. And this phenomena is known as amine inversion. This phenomena is known as amine inversion. तो उसमें चाहो तो यार 48 के लिए जल्दी जल्दी कुछ स्टेटमेंट साथ में लिखना. मुझे ये जो बोर्ड पे लिखा है ये लिखा है तुम लोगों ने कि नहीं लिखा है अभी तक? लिख लिया सर. हाँ ठीक है. तो इसमें लिखना although in given example nitrogen is found to be chiral. Although in given example nitrogen is found to be chiral, but experimentally it is found to be optically inactive, as it exists as racemic mixture. तो जब मैं एक्सपेरिमेंटली इसका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे इनएक्टिव जैसा दिखेगा, है ना. अमाइन इन्वर्जन तो पहले वो sp3 से sp2 बन जाएगा और वापस से sp3 बन जाएगा. तो ये 48th is the example of inactive. 48th जो है वो inactive है. Now suppose if we have 49th as, here we have nitrogen,
यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लेट्स से मिथाइल है सपोज, है ना, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल है, एंड अनदर एग्जांपल लेट्स से 50th, हाँ 49th क्या होगा यार, एक्टिव की इनएक्टिव? अच्छा 49th में बहुत बड़ा इशू नहीं है, अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन यहाँ सर कार्बन भी कायरल है, अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन यहाँ कायरल कार्बन भी है, तो ये तो पक्का पक्का एक्टिव होने वाला है। 50th will also be active। अच्छा 50th में अमाइन इन्वर्जन जैसा फिनोमिना होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये नाइट्रोजन का हाइब्रिड स्टेट क्या नहीं हो सकता है? sp3 sp2 नहीं हो सकता है, इट विल ऑलवेज बी sp3, तो नो अमाइन इन्वर्जन है ना, so no amine inversion, no amine inversion in 50th। तो यार हम लोगों ने अराउंड 50 एग्जांपल्स किए समझने के लिए कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग चेक कैसे करते हैं। तुम लोगों ने कुछ मॉड्यूल सॉल्व किया है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। और उसमें डाउट्स हैं तुम लोगों को?